आतिफ अजीज ने क्या किया? अदालती फैसले पार्लियामेंट पर बालादस्त नहीं होंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम क्यों नहीं शुरू कर रहा? ताहयात नाहल जो है वो जलसे कर रहा है, ताहयात नाहल की लाइव कवरेज हो रही है। नवाज शरीफ तो वापस जा रहा है। तो ये टेलीथॉन बुरी तरह नाकाम हुआ है। लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। टेलीथॉन ने पीटीआई के लिए खतरे की घंटियां बजाई हैं कि लोग अब उनको पैसे भी देने को तैयार नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ आज की बड़ी अंदर की खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहली मुजम्मिल साहब से अंदर की खबर जानते, बल्कि उन्होंने हमें कुछ दिन पहले एक खबर भी दी थी और वो आज सच भी साबित हो गई है। उसी हवाले से भी बात करेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है मुजम्मिल साहब, माशाल्लाह आपकी खबरें जो है वो सच से सच ही साबित होती जा रही हैं। आपने कहा था जब ये आर्टिकल 1F के तहत बेंच अभी बना ही था सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने पहले ही अंदर की खबर हमें दे दी थी कि नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली खत्म हो जाएगी और इससे जहांगीर तरीन को भी फायदा पहुंचेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी है। जी बिल्कुल, ये तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या किया? बहुत सारे लोग कह रहे हैं काजी फैज ईसा ने कुछ किया। काजी फैज ईसा ने क्या किया? पार्लियामेंट ने कानून बनाया था कि नाअहली की मुद्दत सिर्फ 5 साल होगी। अदालत ने तो सिर्फ ये तय किया है कि कानून जो पार्लियामेंट बनाएगी वो बालादस्त होगा अदालती फैसले पर। अदालती फैसले पार्लियामेंट पर बालादस्त नहीं होंगे। और ये बात वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में भी तय कर चुके हैं कि पार्लियामान को कानून बनाने का इख्तियार हासिल है, जब उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कबूल किया। लिहाजा मैं इसको को काजी फायद ईसा की तरफ से तो मेहरबानी नहीं समझता हूं कि ये काजी फायद ईसा ने को उनको अहल करार दिया है। अगर अदालत अपनी गलती को दुरुस्त करना चाहती तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में 184(3) के तहत अपील का हक देती नवाज शरीफ को कि वो आकर अपनी नाअहली के खिलाफ अपील कर लें। लेकिन अदालत ने तो उन्हें अपील का हक नहीं दिया, बल्कि अदालत ने कहा हमने गलत फैसला भी कर दिया तो हम उस पर कायम है। हम माजी के गलत फैसलों के ऊपर कायम रहेंगे और हम माजी के गलत फैसलों को ठीक नहीं करेंगे। अदालत ने तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में ये फैसला दिया ना, जब आपने अपील का हक नहीं दिया तो आपने कहा कि हमने माजी में जो गलत फैसले किए हैं हम उन पर कायम रहेंगे और हम उनको ऊपर पैरा भी देंगे कि हमारे गलत फैसलों को हिला ना सके। उसके बाद पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि जी मुद्दत 5 साल होगी, तो अदालत क्या कर सकती थी? अदालत ने यही कहना था जो पार्लियामेंट का कानून है वो चलेगा। ये इस मुल्क में अदालत का कानून चल रहा है या पार्लियामेंट का कानून चल रहा है? लेकिन ना इस मुल्क की तबाही में 2 बड़ी रीजन है। एक, जो अदालतों ने आइन में तरमीम करने का काम शुरू किया, जिससे हम री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कोर्ट्स कहते हैं, और दूसरा ये जो जज मेड लॉज हैं, ये जो अदालतें कानून बनाती हैं, ये दोनों काम पाकिस्तान में ठीक नहीं है। ये दोनों काम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के हैं। पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि मुद्दत 5 साल होगी। अदालत ने आज पार्लियामेंट के कानून बनाने के इख्तियार को दोबारा माना है। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में माना है और अब ये माना है। मैं इसको कोई अदालत की तरफ से नवाज शरीफ के साथ कोई जो है मेहरबानी नहीं समझता, क्योंकि अगर अदालत ने अपने गलत फैसले को ठीक करना होता, मैं दोबारा कहूंगा, फिर 184(3) में अपील का हक दिया जाता माजी से, ताकि जो गलत फैसले हैं उनको ठीक किया जा सके। लेकिन अदालत ने इतनी ग्रेस नहीं दिखाई थी कि वो अपने गलत फैसलों को रिव्यू कर सके। वो अपने गलत फैसलों पर कायम रहने की उन्होंने फैसला किया कि जी हमने माजी में जो गलत फैसले दे दिए हैं वो कायम रहेंगे। तो ये तो पार्लियामेंट ने किया है और पार्लियामेंट बालादस्त है। और हम पहले दिन से कहते हैं कि अदलिया को पार्लियामेंट के ताबे चलना है। जो पार्लियामेंट आइन और कानून बनाएगी, अदालत को उसके मुताबिक फैसले करें। अच्छा मुजम्मिल साहब, दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने एक जनरल का जिक्र भी किया। अब ये पता नहीं कि जनरल कौन है। मैं वही चाह रही हूँ कि आप जरा अंदर की बात बताएं वो कि वो जियाउल जनरल हक लाए थे ना कौन है। उन्होंने 62। कहा कि क्या कहा जी उन्होंने? जी, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक जनरल ने ताहयात नाअहली की शिक डाल दी और हम सब पाबंद हो गए। ये किस जनरल की तरफ उनका इशारा था? जियाउल हक, मर्द मोमन मर्द हक, जियाउल हक, जियाउल हक। ये 62 1F का तोहफा वो दे के गए थे कि सादक और अमीन होना चाहिए। खुद वो पता नहीं थे या नहीं थे। अब मैं मरे हुए लोगों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि उन 90 दिन के लिए आकर कब तक बैठ गए और क्या कुछ पाकिस्तान को दे गए, अफगान जहाद के नाम पर, कलाशनकोफ के नाम पर। और लेकिन बहरहाल ये जियाउल हक साहब वो डिक्टेटर थे जो ये करके गए हैं, और हम जियाउल हक की जो ये बाकियात थी
हमने 18वीं तरमीम में भी इसको ख़त्म नहीं किया, हालांकि ख़त्म कर देना चाहिए था 18वीं तरमीम के मौके पर, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बात ख़त्म हुई, आगे चले। अब नवाज ठीक है। शरीफ जो है ना, लोग पूछते थे कि नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम क्यों नहीं शुरू कर रहा, लोग जी, पूछते जी। थे कि नून लीग इंतखाबी मुहिम क्यों नहीं शुरू कर रही। देखिए, नवाज शरीफ को जब तक अदालतों से क्लीन चिट ना मिलती, वो अहल ना होते, वो क्या करते लोगों के पास जाकर, क्या कहते? वो अब हर कोई जवाब में कहता आप नाअहल हैं, कोई कहता आप सजा याफ्ता हैं, कोई कहता आप ताहयात नाअहल हैं, फिर ये कहते जी ताहयात नाअहल जो है वो जलसे कर रहा है, ताहयात नाअहल की लाइव कवरेज हो रही है, ताहयात नाअहल ये कर रहा है, ताहयात नाअहल ये कर रहा है, ताहयात नाअहल तो टिकटें नहीं दे सकता, ताहयात नाअहल तो ये नहीं कर सकता। तो ये जब तक ताहयात नाअहली ना खत्म होती, नवाज शरीफ को कैंपेन करनी ही नहीं चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि आज के बाद नवाज शरीफ अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे, अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग शुरू करेंगे। और अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये जो हमारे दोस्त कह रहे थे ना कि नवाज शरीफ तो वापस जा रहा है, वो तो पब्लिक में निकलने के काबिल नहीं है, वो तो देखें जब से आया है जाती उम्र से निकला नहीं है, लग पता जाएगा जो मियाँ आएगा आपको, अब वो बाहर निकलता हुआ जब नजर आएगा और जलसे जुलूस नजर आएंगे तो ए प्याज फटे थे लेवल प्लेइंग फील्ड, और ए प्याज नवाज शरीफ। अब वो सिर्फ अपनी अहलियत का इंतजार कर रहे थे। देखिए, अगर आपने कहा है कि नवाज शरीफ चौथी मुस्लिम बार का वजीर इंतजार आजम बने, खत्म हो गया। जब आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम होगा, तो कागज मंजूर होते तो होना था ना। तो कागज मंजूर होने की राह में तायात नाअहली रुकावट थी, वो दूर होती तो कागज मंजूर होने थे। और अगर वो एमएनए बनेगा तो वजीर आजम बनेगा, तो इसलिए आज वो अहल हो गया है, उसके कागज मंजूर हो जाएंगे, अब वो पार्टी का सदर भी दोबारा बन जाएगा, अब वो वजीर आजम भी बन जाएगा। ए फटे थे पई जी लेवल प्लेइंग फील्ड। हमने तो पहले दिन जब नवाज शरीफ आ रहा था तो कहा था उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन हमारे कुछ दोस्त बजिद थे कि नवाज शरीफ के रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। कुछ दोस्त वीलॉग कर रहे थे कि उसने वापस जाने का फैसला कर लिया है, कुछ दोस्तों की राय थी कि वो बड़े डिप्रेस हैं, कुछ दोस्तों की कुछ राय थी, लेकिन वो अपनी टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे कि पहले अदालतों, उन्होंने पहले वो बरी हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोनों केसेस में, अब उनकी ताहयात नाअहली आखिरी रुकावट थी जो खत्म हो गई है, तो अब वो पब्लिक में निकलेंगे क्लीन चिट लेकर के मुझे अदालतों ने सुरखरू किया है, मुझे पार्लियामेंट ने सुरखरू किया है, मैं आवाम में वापस आ गया हूँ, बनता ही अब था। तो जिन लोगों को बड़ा इंतजार था नवाज शरीफ का, वो अब इंतजार खत्म हो जाए। इंतजार खत्म हो गया है और अब नवाज शरीफ अदालतों से सुरखरू होकर अवाम में आएंगे और इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। अच्छा मुजम्मिल साहब, दूसरी अंदर की खबर बताएं, पीटीआई वर्चुअल फंड रेजिंग टेलीथॉन के जरिए क्या हासिल करना चाहती है? देखिए, वो पैसे इकट्ठा करना चाह रहे थे इलेक्शन के लिए। सवाल ये है कि जो टेलीथॉन हुआ है उसमें सिर्फ 10 करोड़ रुपए वो कहते हैं इकट्ठे हुए हैं, हालांकि मेरे मुताबिक 10 करोड़ के वादे हुए हैं, इकट्ठे तो नहीं हुए। लोगों ने ऐलान ही किया है ना, तो अमूमन टेलीथॉन्स में जो ऐलानात होते हैं उनमें 50% भी मैच्योर हो जाए तो बड़ी बात है। ये हमने जब फ्लड के इमरान खान ने खुद टेलीथॉन किए थे कि जी मैं टेलीथॉन से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, तो बाद में साबित हुआ था कि उनमें से 50% पैसे भी नहीं आए थे जो टेलीथॉन में वादे हुए थे। लोग जो है नंबर बनाने के लिए ऐलान तो कर देते हैं लेकिन बाद में पैसे नहीं देते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इन टेलीथॉन में तो ऐलान ही सिर्फ 10 करोड़ रुपए का हुआ है। पहले तो 10 करोड़ एक बंदा दे देता था। ओवरसीज से सिर्फ $44,000 आए हैं, जो $44,000 आप खुद हिसाब लगा लें, 2 करोड़ रुपए भी नहीं बनते हैं। 3 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं पाकिस्तान से आए हैं, मेरे हिसाब से को 5-6 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं, 10 करोड़ रुपए नहीं के ऐलानात हुए हैं। तो ये टेलीथॉन बुरी तरह नाकाम हुआ है। मुझे तो लगता था ओवरसीज जो है वो लाखों डॉलर जो है वो निछावर कर देंगे पीटीआई पर इस वक्त के उसने इलेक्शन लड़ना है इतने बुरे हालात में, तो लाखों डॉलर पाकिस्तान बदलो.com पे आ जाएंगे जो इन्होंने वेबसाइट बनाई है, लेकिन आए पे लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं। वो भाई 3 करोड़ रुपए पाकिस्तान इकट्ठे हुए हैं। 9 मई से पहले 3 करोड़ का तो एक टिकट बिक रहा था पीटीआई का। 3 करोड़ तो साकिब निसार साहब टिकट लेकर देने का ले लेते थे। 3 करोड़ क्या, लोगों ने 10-10 करोड़ दे के पीटीआई का टिकट लिया है, तो अब आप 3 घंटे की टेलीथॉन में 3 करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो थोड़ा बड़ी लोगों ने बड़ी बोलियां लग रही थी उस वक्त बोलियां लग रही थी, सुना बेसमेंट में पैसे जमा हो रहे थे। जहाज चौधरी साहब की वोट और कॉल नहीं है कि 2 करोड़ से कम में तो इमरान खान मिलता नहीं था किसी को। मुलाकात के वक्त के लिए 2 करोड़ रुपए का चंदा चाहिए था।
पूरी टेलीथॉन में 3 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है, तो लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। ये भी जाली ऐलानात हैं जो मुझे लगता है इनमें इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐलानात कराए हैं, क्योंकि अगर पैसे निछावर हो जाते तो फिर तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाने चाहिए थे। फिर तो एक एक बंदा एक और एक मुसम्मिल लाख साहब डॉलर क्या होता है? 1 लाख डॉलर क्या होता है? 3 करोड़ रुपया। एक मिनट, डिफेंस का प्लॉट नहीं आता। ये जो ओवरसीज इतने बनते हैं कि हम इमरान खान के चाहने वाले, वो डॉक्टरों की तंजीम, वो फलां, ये इमरान खान के नाम पर पैसे तो इकट्ठे कर रहे हैं वीलॉग के जरिए, बाहर बैठे वीलॉग, ये इमरान खान को चंदा देने के लिए तैयार नहीं है ना। ये जिन्होंने इमरान खान की सियासत पे, सियासी कबर पे मुजावर बनकर पैसे यूट्यूब से इकट्ठे किए हैं, चंदा तो दे दें आज पीटीआई को, उसमें से 2.5% ज़कात ही दे दें इमरान खान को अपनी कमाई में से। तो ये पीटीआई के जो सियासी मुजावर हैं वो पीटीआई से पैसे कमा तो रहे हैं, लेकिन अब दे कोई नहीं रहा। मुझे लगता है टेलीथॉन ने पीटीआई के लिए खतरे की घंटियां बजाई हैं कि लोग अब उनको पैसे भी देने को तैयार नहीं, और ओवरसीज में लोग अब पैसे दे दे के थक गए हैं। जो भी गया है, कभी मोईज पीरजादा ने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं, कभी आदिल राजा ने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं, कभी अजहर सिद्दीक ने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। वहां जो भी गया है उसने फंड रेजिंग की है, तो अब वो बेचारे थक गए हैं, अब वो पीटीआई को देने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरी राय में आप कह लें जी पाकिस्तान में नेट डाउन हो गया, मैं मान ये लेता जो आप फर्दर फर्दर का जिक्र कर रहे हैं, फंड रेजिंग के हूँ। लिए ये लोग गए, तो क्या इन्होंने आके वो फंड जो थे वो पीटीआई को दिए? पीटीआई के नहीं नहीं, ये तो इन्होंने अपने ऑफिशियल लिए किया अकाउंट ना, में ये डाले? खुद, नहीं नहीं, ये तो खुद अपने लिए फंड रेजिंग करते रहे ना कि हम मुश्किल में हैं। देखिए, मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन हो गया, पाकिस्तान से फंड रेजिंग नहीं हो सकती। वैसे तो सब ने कहा कि मैं फ्रांस से शामिल हूँ, लोग वीपीएन भी, अगर नेट ही डाउन है तो आपने वीपीएन कैसे डाउनलोड किया है? देखो ना कितना मजाक करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी, मैं फ्रांस से हूँ, फलां मैं अमेरिका से हूँ, कि मैं वीपीएन से कनेक्टेड हूँ। भाई जब नेट डाउन है तो वीपीएन भी नहीं चलेगा। अगर आपका वीपीएन चल रहा है तो आपका नेट भी चल रहा है। लेकिन बहरहाल हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान की आप कह रहे हैं कि नेट उतना, डाउन होने का जवाब बनाया जा रहा है। नहीं मैं कहता हूँ जी नेट डाउन था जी, मान लिया, हम उनका जाली प्रोपेगेंडा मान लेते हैं। भाई ओवरसीज में तो नेट डाउन नहीं था, यूके में डाउन था, अमेरिका में डाउन था, फ्रांस में डाउन था, यूएई में डाउन था, सऊदी अरब में डाउन था, पूरे यूरोप में डाउन था। कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं आपको? आप कहते हैं ना जी 90% ओवरसीज हमारे साथ है। भाई आप बताएं कितने, एक एक डॉलर भी उन्होंने दिया हो तो 1 करोड़ डॉलर इकट्ठा हो जाता है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है तो। आप मेरी बात समझे ना, अमेरिका यूरोप में अगर हम मान लें कि 1 करोड़ पाकिस्तानी है तो एक एक डॉलर भी दे तो 1 करोड़ डॉलर होना चाहिए, ठीक है ना? तो आपको 10 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है, और इसका मतलब है कि आप, वो भी 3 करोड़ पाकिस्तान से है और 44,000 डॉलर है, 5-6 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। तो मुझे लगता है टेलीथॉन नाकाम हो गई है और लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपने उसके लिए पहले इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल छपवाया, 10 दिन कैंपेन की, बड़ी हाइप बनाई का आर्टिकल थे। वो आर्टिकल को पाकिस्तान के लिए नहीं था, वो इस टेलीथॉन के लिए था कि पैसे इकट्ठे करने हैं, इमरान खान को जिंदा करो। इकोनॉमिस्ट के ऊपर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस पर रिएक्ट कर दिया था। ये एक कैंपेन थी इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल पैसे इकट्ठे करने के लिए, लेकिन पैसे नहीं इकट्ठे हुए। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी परेशानी की बात है। अगर पीटीआई को लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया तो ये तो इमरान खान पीटीआई बंद कर देगा। फिर वो पीटीआई क्यों चलाएगा अगर लोगों ने पीटीआई को चंदा ही नहीं देना? तो अपने पल्ले से तो नहीं चला सकता वो। पीटीआई की टेलीथॉन फंड रेजिंग जो है वो नाकाम हो गई है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, तीसरी अंदर की खबर बताएं कि ये मफरूरों और इश्तहारियों के कागजात कैसे मंजूर हो गए? यार ये मैं भी बहुत परेशान हूँ कि मेरा मतलब है कि ये हाई ट्रिब्यूनल्स ने किया क्या है? मतलब आपने मफरूरों और इश्तिहारियों के कागज मंजूर करके उनको कहा कि इलेक्शन लड़ने चले जाएं। मतलब जो बंदा कानून के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं, जमानत कराने को तैयार नहीं, जो बंदा कानून के सामने पेश होने को तैयार नहीं, आपने उसके कागजात मंजूर कर लिए लोगों के। तो ये तो ट्रिब्यूनल्स ने बहुत ज्यादती की है और मैं समझता हूँ बड़ी सरीहन कानून की खिलाफवर्जी की है। और ये रियासत की रिट को चैलेंज करने वाली बात है। मतलब एक जज जो है वो एक मफरूर और इश्तिहारी के कागज ट्रिब्यूनल में बैठ के एक्सेप्ट करी जाए और कहे कि जी मैं ही रियासत हूँ, मैं ही कानून हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और मैं 9 मई के मुसलमान की सहूलतकारी करूंगा। तो ये बहुत खतरनाक बात है रियासत पाकिस्तान के लिए भी और बहैसियत मुल्क हमारे रिट और कानून के लिए भी।
मुझे लगता है इस पर रियासत को कुछ करना पड़ेगा। ये इस तरह हम मफरूरों और इश्तिहारियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये या तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट से मामला ठीक होगा या इस हवाले से कोई और काम करना पड़ेगा। इस तरह मफरूरों और इश्तिहारियों को कानून मतलब आज़म स्वाति कहता है मैं नामालूम मुकाम से इलेक्शन लड़ूँगा, माददर कहता है नामालूम मुकाम से इलेक्शन लड़ूँगा। भई लोग जेल से इलेक्शन लड़ सकते हैं, नामालूम मुकाम से नहीं लड़ सकते। आप इश्तिहारी होके नहीं लड़ सकते, आप कैद होके लड़ सकते हैं। या आपने खुद को कानून के सामने सरेंडर किया हुआ है। आप कानून से भागकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मुराद सईद, अहमद अजहर, मियां असलम इकबाल, आजम स्वाति ये कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं? इनके कागज कैसे कबूल हो रहे हैं? तो लिहाजा मेरे ख्याल में इस पर रियासत को कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और ये एक जमात की वही जो मैं कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट से सहूलतकारी है। 2 हाई कोर्ट्स जो हैं वो आउट ऑफ द वे पीटीआई के साथ खड़े हैं और वहां से सहूलतकारी हो रही है। ये कागजात की मंजूरी भी उसी सहूलतकारी का हिस्सा। अच्छा मुज़म्मिल साहब एक और अंदर की खबर बताएं। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने क्यों इस्तीफा दिया है? आज लतीफ खोसा ने भी कहा है कि ये तो एक इस्तीफा था, अभी कुछ और भी इस्तीफे आएंगे। उन्हें कहीं पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। वो बीमार थे, हॉस्पिटल दाखिल हुए हैं, खराबी सेहत है, आगे इलेक्शन है, 16-16, 18-18 घंटे सेक्रेटरी को काम करना पड़ेगा। वो कोई 9 से 5 वाली नौकरी तो है नहीं। उन्होंने नया चार्ज दे दिया आसिफ साहब को, इससे इलेक्शन मुलतवी होने का कोई चांस नहीं है। जो लोग ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं ना कि इसके नतीजे में इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा, वो बिलावल का ये बात याद रखें कि अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद दिए हैं, इलेक्शन 8 फरवरी को होने ही होने। बिलावल को ये बात पता है तो फिर बाकी सबको पता होनी चाहिए। थैंक यू मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबर से बाखबर किया। इसके साथ ही मुझे और मुज़म्मिल साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।